हेलो एवरीवन। तो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना फिजिक्स का। आप देख रहे हो यहाँ पे न्यू इंडियन एरा। और आज हम लोग अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 8 है, पार्ट 6, और ये इसका लास्ट पार्ट है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको 3 से 5 मार्क्स को एक वीडियो में जरूर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 100% आपको यहाँ से एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, अच्छे से इस नाम को याद कर लो। और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगी, कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, प्लीज जाओ उसे वॉच कर लो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस चैप्टर का सिर्फ पहला वाला पार्ट नंबर 1 देख लेना, चैप्टर नंबर जो 9 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लो, जिससे कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी जो आगे यूज होंगे थोड़े बहुत चीजें, पैरेलल सीरीज वाली चीजें, तो वो चीजें यूज होंगी, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आप देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज कंसेप्ट बताना है, हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, कुछ चीजें मैंने यहाँ से आपकी टेक्स्ट बुक से भी उठाई है, जिससे कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो अच्छे से, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, पहला टॉपिक हम देखेंगे, ओके। ध्यान दो। तो 11th में ना ऑलरेडी आपने पढ़ा है रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा है। रजिस्टर, कंडक्टेंस, ये सारी चीजें क्या होती है ऑलरेडी आप सारी चीजों को जानते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। जो रजिस्टर होता है ये सारे जो भी अपने पास इलेक्ट्रिसिटी होती है उनको पास कराने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच अलाउज करंट टू पास थ्रू इट एंड डिसिपेट्स हीट बट कांट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज रजिस्टर, ठीक है। मैं बोला ना, जो रजिस्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में हेल्प करता है। यानी कि जो रजिस्टर होता है ये ऐसा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जो कि करंट को पास करने में या फिर जो उससे हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर बिल्कुल भी नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी स्टोर ये बिल्कुल करता ही नहीं है, इस बात को ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कौन करेगा? तो कभी भी हमने अभी पढ़ा था कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। और इसी डाइलेक्ट्रिक्स की हेल्प से अगर मैं कोई एक ऐसा कंपोनेंट क्रिएट करूं तो वो कंपोनेंट भी क्या करेगा? वो कंपोनेंट भी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेगा। तो यस माय डियर, डाइलेक्ट्रिक्स से जो भी कंपोनेंट मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए उसका नाम है कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर कैसे बनता है? डाइलेक्ट्रिक्स की हेल्प से, ठीक है। यहाँ भी कुछ पोल्स और फिर पोलराइजेशन ऐसा होता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह यहाँ से हम कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेंगे, कैपेसिटर अपना फॉर्म होगा। इस चीज को अच्छे से आपको समझना है। तो सो देयर वाज अ नीड टू डेवलप डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The most common arrangement for this consists of a set of conductors। सिंपल सी बात है, यानी कंडक्टिंग जो प्लेट्स होते हैं, जो कंडक्शन करवाते हो ऐसे प्लेट्स, हैविंग चार्जेस ऑन देम एंड सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ऐसे कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज P1 P2 ऐसे प्लेट्स होंगे और इसके अंदर यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा और यहाँ से ऐसे कुछ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कराएंगे, इस तरह कुछ। और फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इसको क्या करेगा? स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर क्या होता था? हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को ये पास कराता है बट स्टोर नहीं करता था एनर्जी को। हमें स्टोर भी करवाना है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो और फिर उससे हमें ज्यादा फायदा हो। तो ये सारी चीजें जो है ये कैपेसिटर हेल्प करती है। आपने देखा होगा अपने घर में, जो आपके घर में फैन होता है उस फैन के ऊपर देखना एक व्हाइट कलर की चीज लगी होगी, वो जो व्हाइट कलर की चीज है उसका नाम है कैपेसिटर। वो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है और उसी की वजह से अपना फैन बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने लगता है, बिकॉज ये छोटे से अमाउंट में टेम्पररी और छोटे, बहुत टाइम के लिए स्टोर नहीं करता, टेम्पररीली स्टोर करता है एनर्जी को कैपेसिटर। तो छोटे अमाउंट के लिए एनर्जी स्टोर करता है बट वो छोटा अमाउंट फैन के मोशन में, उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है फैन को,
मूव कराने में। तो ये छोटा सा अमाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी का स्टोर करने का पावर है ये कैपेसिटर के पास होती है, और रजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने में हेल्प करता है। बाकी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस तो आप जानते हो, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रजिस्ट करता हो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में, और कंडक्टेंस क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ये चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कैपेसिटर के बारे में अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा डीप में अच्छे से समझना, अच्छे से क्लैरिटी अपने वीडियो की इंक्रीज कर लो प्लीज, आपको समझ जाएगा। ओके, तो कैपेसिटर क्या है अच्छे से ध्यान देना। तो कैपेसिटर पहली बात तो स्टोर करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में हेल्प करता है, और ये कैसे डेवलप होगा इस चीज को भी थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। तो आपके सामने एक ये पोल है, आपके सामने ये एक दूसरा पोल है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। फिर उसके बाद मान लो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पोल्स है। इस पोल को मैंने P1 नाम दे दिया, और इसके ऊपर जो चार्जेस है ये प्लस क्यू चार्जेस है। कौन से चार्जेस है इसके अंदर, प्लस क्यू चार्जेस है, सारे प्लस चार्जेस है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा पोल ले लिया P2। अच्छा, और जो अपना पोल P1 था इसका जो पोटेंशियल था V1 था, भाई पोटेंशियल भी तो रहेगा ना, ठीक है। उसके बाद जो अपना दूसरा चार्जेस है, तो यहाँ पे सारे चार्जेस मान लो मैंने निगेटिव 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 चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस है, ध्यान देना। और इसके यहाँ पे ये देखो माइनस क्यू, ये निगेटिव चार्जेस इस तरह कुछ आ गए, ठीक है, ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी यहाँ पे अपनी पोटेंशियल ये V2 है, तो इस तरह यहाँ पे कुछ अपना कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1 एंड पोटेंशियल ऑफ प्लेट P2 बताओ कितना होगा, तो P1 का पोटेंशियल कितना है, V1 है, और P2 का पोटेंशियल V2 है। तो वही चीज तो यहाँ लिखी है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ प्लेट P1 एंड P2 इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। समझा कि नहीं, दोनों के बीच का पोटेंशियल यही हो गया। एंड को हम लोग को पता है ऑलरेडी ओम्स लॉ, क्या पता है, V इक्वल टू IR, यही था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये चीज पता है कि नहीं पता है, ओम्स लॉ क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस चीज को समझना हमको ये है कि अगर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ Q अपॉन C, यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, V आएगा, एक्चुअली C कहाँ से ला दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या आएगा V, और इक्वल टू ये कांस्टेंट। आप बोलोगे ऐसा कैसे ला दिए, तो अगर मैं कहूं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, इसका मतलब क्या है कि A इज इक्वल टू KB हुआ ना, यानी A अपॉन B हुआ ना, इज इक्वल टू K। तो ऐसा भी तो कर सकता हूं कि A इंटू K इज इक्वल टू B। K तो कांस्टेंट है ना, किधर भी लगाऊंगा ना मेरे ऊपर है, ठीक है। K कांस्टेंट है, चाहे मैं B के साथ लगाऊं चाहे मैं A के साथ लगाऊं, एक ही बात है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि B अपॉन यहाँ पे A और इज इक्वल टू K। तो ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस माय डियर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, Q अपॉन देखो यहाँ पे V आ गया इज इक्वल टू कांस्टेंट, अभी आपको समझा होगा अच्छे से, ओके। देन उसके बाद अभी इस कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को मैंने C ले लिया, क्या ले लिया, C ले लिया। तो C की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन V आएगी। C की वैल्यू क्या आएगी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V आएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो अब यहाँ पे समझना अच्छे से, जो भी अपने पास प्लेट थे उनके ऊपर जो चार्ज था वो क्या होगा, Q, जो उनके ऊपर पोटेंशियल था वो हो गया V। तो उन दोनों के बीच में कितनी अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी ध्यान देना अच्छे से, कितनी अमाउंट ऑफ कैपेसिटी वहां पे आती है टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है उन दोनों प्लेट में जिनका चार्जेस Q और जिनका पोटेंशियल V है। तो ऐसे प्लेट्स में कितनी अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अभी इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे हम लोग, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। सो इसका मतलब क्या है कि गिवन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल में इतने अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। चलो यहाँ पे अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ध्यान दो अच्छे से। मान लो कोई आपके सामने पोटेंशियल V है, और उसमें से जो वो पोटेंशियल इतने Q अमाउंट ऑफ चार्जेस की वजह से वो क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। यानी कैपेसिटेंस क्या होता है कि पर यूनिट यहाँ पे पोटेंशियल में, पर यूनिट पोटेंशियल में कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ पे फ्लो होते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्जेस आर फ्लोइंग इन 1 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। चलो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। जो SI यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, वो फैराड होती है, आपको याद करना पड़ेगा। डायमेंशन M-1 L-2 T4 A2 होता है। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट। हाउ, ये कैसे, ध्यान दो। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड,
और जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट कूलम, और वॉल्यूम की, वॉल्यूम नहीं, ये फिलहाल ये वी से वॉल्यूम बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, वी फॉर यहाँ पे वोल्ट यानी पोटेंशियल है, तो इसकी क्या हो जाएगी वोल्ट, यानी कि 1 फेराड इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 कूलम। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, जरा ध्यान देना अच्छे से, हम लोग कैसे यहाँ पे यूनिट निकालते हैं ये चीज आपको समझ के रखनी है। सो यानी कि कैपेसिटेंस क्या है, तो एक कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फेराड। कब कहेंगे कि एक कैपेसिटर को जो 1 फेराड का कैपेसिटेंस है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स राइजेस बाय 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलम चार्जेस इज गिवन टू इट। समझा कि नहीं अच्छे से, कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि जब हम लोग 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस को, हम लोग कभी भी याद रखना अच्छे से, जब कभी भी हम लोग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसी भी प्लेट्स में प्रोवाइड करते हैं, 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस हम लोग किसी भी प्लेट्स में प्रोवाइड करते हैं और उसमें से 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज होता हो, बिकॉज पोटेंशियल इंक्रीज होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ना। तो जब कभी भी उनमें से 1 वोल्ट का, जब हम लोग 1 वोल्ट चार्ज देते हैं, 1 वोल्ट ध्यान दें, 1 कूलम्ब का चार्ज देते हैं और 1 वोल्ट ऑफ उसमें से पोटेंशियल इंक्रीज होता हो, तो हम कह सकते हैं कि 1 फेराड ऑफ कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है ये तो आपको समझ चुका है कि गिवन यानी कितना अमाउंट ऑफ आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल को प्रोड्यूस करवा सकते हो इन द गिवन अमाउंट ऑफ चार्जेस, मतलब जितने भी आपके चार्जेस हैं उनमें से कितना पोटेंशियल आप प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कि कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस उतना ही करोगे जितना स्टोर करोगे ना। ठीक है, तो यानी कि कितना स्टोर कर सकते हो, तो कितना अमाउंट ऑफ आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल्स को स्टोर करोगे बाय द विद द हेल्प ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ चार्जेस इन दी एनी प्लेट्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का आप प्लेट उठाओ और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो, आगे अच्छे से हम उसके बारे में समझेंगे। तो कितने चार्जेस है यहाँ पे, उन चार्जेस से कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आप लोग स्टोर करते हो या फिर प्रोड्यूस करते हो, वही होता है आपका किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। चलो अभी हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब यूज क्या है, कैसे यूज करोगे आप लोग कैपेसिटर को, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस ऑफ कैपेसिटर समझते हैं। कंसिडर एक आपके सामने मेटल प्लेट P1 है, हैविंग एरिया A, हैविंग प्लस Q चार्ज उसके पास। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो उसका C1 क्या है, उसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, कोई भी आपके सामने, ध्यान दो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके सामने एक प्लेट P1 है जिसका एरिया आपके पास A है और उसके पास प्लस Q चार्जेस है, और C1 क्या है, उसका C1 ध्यान देना, C1 उसका कैपेसिटेंस है, C1 उसका कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर कैसे यूज करेंगे वो देख रहे हैं हम लोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। प्लेट P2 टेकन नियर टू प्लेट P1, P1 के पास में हमने प्लेट P2 को लिया। देन इन प्लेट P2 देयर इज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इट। अब आपको समझी होगी कंसेप्ट, जब हमने ये अपना प्लेट P1 था यहाँ पे, हमने इसी के बगल में, ध्यान देना, इसी के बगल में हमने प्लेट P2 लाया, प्लेट P2 इस तरह हम लोग लेके आए। ओके, चलो तो इसके ऊपर क्या होगा, अभी निगेटिव चार्ज, इस प्लेट में निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, निगेटिव चार्ज। बट इसके दूसरे साइड फिर से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना भाई, पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे साइड रहेगा ही, ऐसे इस साइड पे निगेटिव चार्ज रहेगा, समझा कि नहीं। तो ऐसा यहाँ पे फिलहाल कंडीशन है। ठीक है, चलो तो ये कुछ यहाँ पे फिलहाल कंडीशन है। बट यहाँ पे ध्यान देना, अभी आपको नहीं लगता है क्या कि जो अपने पास प्लेट P2 है उसके दूसरे साइड में पोलैरिटी यहाँ पे आई है, ये तो निगेटिव और पॉजिटिव क्यों साथ में आ गए, बिकॉज अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस तो साथ में आएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, पोलैरिटी क्रिएट हो रही है फटाफट। तभी तो पॉजिटिव वाला प्लेट P1 तो परफेक्ट था। जैसे प्लेट P2 को हमने लाया तो इसके जितने भी निगेटिव चार्जेस प्लेट P1 में थे, ये सारे निगेटिव चार्ज प्लेट P1 के पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स आ गए। मतलब प्लेट P2 में कुछ प्लेट P2 के पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों थे, और प्लेट P2 को जैसे ही हम लोग P1 के पास लेके आए, तो क्योंकि P1 के पास पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके वजह से जितने भी निगेटिव चार्जेस प्लेट P2 में थे वो सारे निगेटिव चार्ज P1 की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर एक सिंपल सी बात है कि जो पोटेंशियल है प्लेट P2 का ये बहुत ज्यादा है और प्लेट P1 का बहुत कम है। और अगर हमें कैपेसिटर क्रिएट करना है तो हमें दोनों भी प्लेट का पोटेंशियल परफेक्ट रखना पड़ेगा। वाई प्लेट P2 का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसके पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों लेके रखा है ना, इसके लिए इसका पोटेंशियल बहुत मैक्सिमम है।
सो हम अब क्या करेंगे, तो हम लोग इसके पोटेंशियल को, प्लेट P2 के पोटेंशियल को कम करने के लिए इसके एक नोड को हम क्या करेंगे, इसके एक नोड को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से। किससे कनेक्ट कर देंगे हम लोग इसे, अर्थ से। जब हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ क्या होता है, ये सारे चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या करेगा, ध्यान देना अच्छे से, अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये इस तरह जो भी इसके पास चार्जेस रहेंगे, ये सारे के सारे चार्जेस को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि प्लेट जो अपने पास ये P1 था, ये P2 था, प्लेट P2 में ओनली यहाँ पे निगेटिव चार्ज ही बचेगा, ठीक है। और ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे आपने अट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया अर्थ के लिए एक नोड, ठीक है। अर्थिंग कर दिया, हम लोग घर में अर्थिंग देते हैं ना, जब अपने घर में लाइट आती है अर्थिंग वगैरह, तो अर्थ के लिए इस तरह आप लोग यहाँ पे कुछ डाल दोगे। तो वैसे यहाँ पे कैपेसिटर में भी अर्थिंग, अर्थ में सारी इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास करा दिया, और अपना जो यहाँ पे कैपेसिटर फॉर्म हुआ, ये बैलेंस्ड कैपेसिटर फॉर्म हो गया। मतलब अभी P1 है और P2 दोनों में पोटेंशियल परफेक्ट है, ठीक है। मतलब इधर जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे सेम मैग्नीट्यूड वाले, इधर भी निगेटिव चार्ज रहेंगे सेम मैग्नीट्यूड वाले, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यही चीज आपको समझना था, ठीक है। तो ये जो P2 था, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए हमने कुछ ऐसा कर दिया। नाउ अभी यहाँ पे ध्यान देना, जो स्टार्टिंग में P1 हम लिया था, इसका पोटेंशियल मान लो V था, और P2 का जो हमने लिया था उसका मान लो पोटेंशियल V1 ले लिया था, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, V माइनस V1 रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमको भी पता है ये जो डिफरेंस आएगा ये V1 माइनस V2 ही रहेगा, V1 ही रहेगा, V माइनस V1 रहेगा। और C1 वाले का जो यहाँ पे प्लेट P1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 था, और इसका कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा, Q अपॉन V, क्योंकि चार्जेस Q है और जो पोटेंशियल है वो V है। बट अभी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आया, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आया वो कितना रहेगा, तो वो मैंने उसको मान लिया C2, और वो कितना रहेगा, चार्जेस तो सेम रहेंगे ना उनका मैग्नीट्यूड, बट जो पोटेंशियल रहेगा वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो V माइनस V1 हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, ये अपना C2 मिल गया, यानी दूसरे प्लेट का कैपेसिटेंस, और यहाँ पे C1 क्या मिल गया, पहले प्लेट का कैपेसिटेंस। अभी आपको क्या लगता है कि किसका ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, C1 का ज्यादा होगा या फिर C2 का ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, C2 का कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? अब यहां पे थोड़ा मैथ्स का लॉजिक लगाना। मैथ कभी भी याद रखना, अगर आपके सामने A और B है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा कम हो रही है तो होल वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपके सामने कहूं कि 10/2 है और 10/1 है, तो कौन ज्यादा है, इसमें से कौन ज्यादा है? तो 10/1 ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो जिसमें कभी भी याद रखना, जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा कांस्टेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर अगर कम है, तो डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो वो क्या होती है, वो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो टोटल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो C1 में जरा ध्यान दो, C1 में क्या है, ओनली V2 है, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन C2 में क्या है, ध्यान देना अच्छे से, V माइनस V1 है। अब V1 कुछ ना कुछ, तो मान लो स्टार्टिंग में V10 था अभी, और V1 मान लो 3 आ गया, तो 7 हो जाएगी ना नीचे की वैल्यू, तो फिर Q/7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, Q/ तो 10 ही रहेगा। तो अगर मान लो Q की वैल्यू मैंने ले लिया 50, तो 50/10 क्या होता है, 5 हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं ले लूं 50, तो 50/7 करोगे तो जो जरा यहां पे क्या आएगा, 7, क्योंकि 7 × 7 49 होता है, तो समथिंग 7 वैल्यू आएगी। तो 5 बड़ा कि 7 बड़ा, ऑब्वियस सी बात है 7 बड़ा, 7 यानी C2 बड़ा, समझा कि नहीं? तो इसके लिए थोड़ा सा बैक करो वीडियो एक बार और अच्छे से इसी चीज को देखो। तो C2 यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। और इसका सिंबल क्या है, तो सिंबल हम लोग कुछ इस तरह कैपेसिटेंस का सिंबल को दिखाते हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ यूज करते हैं कैपेसिटेंस को, और कैपेसिटर का यूजेस है। चलो अब हम इसे कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करेंगे और फिर इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो कैपेसिटेंस को हम लोग कंबाइन करने के बाद, मान लो अभी हमने एक कैपेसिटर ये अपने पास है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस। फिर इसी तरह यहाँ से दूसरा कैपेसिटेंस हमने ऐसा ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस। फिर इस तरह ऐसे ऐसे, तो ये कुछ ऐसे अटैचमेंट करेंगे, और इसका होल कैपेसिटेंस जो आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्योंकि देखो छोटे छोटे कैपेसिटेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और जो उन दोनों का, उन सभी का मिला के जो भी अपने पास कैपेसिटेंस आएगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्या कहेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। चलो, तो हम अभी अरेंज कैसे कर सकते हैं? तो पहला तरीका है कि कैपेसिटर्स इन सीरीज अरेंज करो, और दूसरा तरीका है कि कैपेसिटर्स इन पैरेलल अरेंज करो, ठीक है। तो पहली बात हम क्या दिखेंगे, सीरीज का दिखेंगे। किसका दिखेंगे, सीरीज का। जब हम सीरीज में किसी चीज को क्या करते हैं, अगर अरेंज करते हैं, तो उसके अंदर ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो जब कभी भी हम किसी चीज को सीरीज में अरेंज करते हैं तो उसके जो चार्ज होते हैं, चार्ज क्या होता है, सेम होता है। चार्ज क्या रहता है, सेम। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, जो चार्जेस रहेंगे वो सेम होंगे सीरीज में जब अरेंज करेंगे, और जो पोटेंशियल होता है ये वेरी करेगा। पोटेंशियल हमेशा वेरी करता है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रख लो। और सीरीज का अरेंजमेंट तो आपको पता ही है कि सीरीज में हम लोग कैसे, अगर मान लो रजिस्टर को अरेंज करना है, रेजिस्टेंस को, तो इस तरह कुछ हम अरेंज करते हैं सीरीज में, ठीक है। ये सीरीज का अरेंजमेंट है, इस तरह कुछ, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। जो पहले वाले का पोटेंशियल है वो V1 आ गया, दूसरे वाले का पोटेंशियल V2, तीसरे वाले का पोटेंशियल V3। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, जो यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा था देखो V1 ऐसे, तो वहां भी उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल अपने को मिल गया V1 V2 V3, ठीक है। इस तरह कुछ पोटेंशियल मिल गया, और होल पोटेंशियल क्या है, V है तीनों का भाई, यानी कि मतलब क्या है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कुछ इस तरह ना। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, टोटल पोटेंशियल V है। V यहाँ पे ध्यान दो क्या है, एडिशन ऑफ V1 V2 V3, ये V हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कैपेसिटर इन सीरीज, ध्यान देना अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज इज दी कंबाइन, इन दी कंबाइन फॉर्म क्या होगा, V वोल्ट होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आ गया। नाउ अभी हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। सो यहाँ से V की वैल्यू निकालो तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C आ जाएगा। समझा कि नहीं? देखो जरा यहाँ पे V1 के जगह में Q अपॉन C हमने पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया है, V की जगह में Q अपॉन C1, V2 की जगह में Q अपॉन C2, V3 की जगह में Q अपॉन C3, और ये अपने को V मिल गया। मान लो कि CS जो है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज है। इक्विवेलेंट मतलब जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट, यानी कि इफेक्टिव टोटल कैपेसिटेंस कितना है। तो ये V के लिए फिर कितना हो जाएगा, Q अपॉन C नहीं लूंगा, इसे Q अपॉन CS लूंगा, टोटल कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ पे जरा Q अपॉन CS अच्छे से आ गया, तो Q अपॉन CS आ गया, Q अपॉन C1 C2 C3 ऐड कर दिया, Q यहाँ से कॉमन, यहाँ से भी कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद क्या किया, Q को कट कर दिया। देखो Q और Q को यहाँ पे काट दूंगा, जब Q और Q को काटूंगा तो 1 अपॉन CS 1 अपॉन C1 C2 C3 इस तरह मिल जाएगा। ये 3 कैपेसिटर के लिए था, ओनली एंड ओनली फॉर 3 कैपेसिटर। अगर मान लो मैंने n नंबर ऑफ कैपेसिटर ऐड किया तो n नंबर ऐड करूंगा तो आगे यहाँ पे देखो n नंबर तक जाएगा, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, ऐसे ऐसे करते करते 1 अपॉन Cn टाइम तक जाएगा, अगर मैं n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ऐड करता हूं तो, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। यानी कि टोटल इफ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, सारे कैपेसिटर अगर मान लो इक्वल हो जाए तो n अपॉन C अपने को ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये बातें अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। यही था इन सीरीज में कनेक्शन, ठीक है। कितना सिंपल सा था, बस आपको समझना इतना था कि जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका V1 V2 V3 ये अपना पोटेंशियल हो गया। टोटल पोटेंशियल V ऐसा हो जाएगा, V इक्वल टू V1 V2 V3, क्योंकि इसमें चार्जेस सेम होती है तो चार्ज से अपने को कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो सेम रहेंगे तो पोटेंशियल ही वेरी करता है, तो पोटेंशियल से ही हम सारी चीज निकाल सकते हैं। फिर पोटेंशियल से हमने सारी चीजों को निकाला, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब पोटेंशियल से सारी चीजों को हमने यहाँ पे फाइंड किया तो पोटेंशियल वाला हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिए, और यही फॉर्मूला यूज करके हमने सारी चीज को फॉर्म किया। CS क्या है, अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ से फॉर्म करेंगे, Q कॉमन लेके काट कर दूंगा, कट करने के बाद देखो यहाँ पे अपना इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल गया, ठीक है। तो यही फाइंड करना था। सिमिलर वे में अभी हम लोग पैरेलल के लिए भी देख लेते हैं। तो पैरेलल के लिए देखो, पहला यहाँ पे देखो ये पहला कैपेसिटर ऐड हुआ पैरेलली, ये दूसरा ऐड हुआ, ये तीसरा ऐड हुआ, पैरेलली हम ऐसे ही ऐड करते हैं ना, इस तरह कुछ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ से जो चार्जेस थी Q, मान लो चार्ज यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना। हमने व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो हमने देखा था, आई थिंक आपने नहीं देखा तो भी, इस तरह चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 दूसरे के लिए Q2, तीसरे के लिए Q3, इस तरह कुछ चार्ज सेपरेट होंगे। यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, और चार्ज क्या रहेगा, वेरी करेगा, बिकॉज चार्ज क्या होगा, डिवाइड होता है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह Q आ जाएगा। फिर हम लोग को फॉर्मूला मालूम ही है कि जो अपना C होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q1 की जगह में C1V C2V C3V, बिकॉज पोटेंशियल तो अक्रॉस दी कंडक्टर या फिर अक्रॉस दी कैपेसिटी का जो सर्किट है उसके लिए जो अपना यहाँ पे टोटल अक्रॉस पूरा का पूरा पोटेंशियल होगा वो इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे C1V ही रहेगा, बस हम लोग को C को चेंज करना है, C1 C2 C3 ऐसा चेंज करना है। तो पहले वाले के लिए, पहले कैपेसिटर के लिए C1 है कैपेसिटी, फिर दूसरे वाले के लिए C2 है कैपेसिटेंस, फिर
थर्ड वाले के लिए C3 है कैपेसिटेंस, और इफेक्टिव कैपेसिटेंस मैंने Cp ले लिया, तो Cp इज इक्वल टू CV और V से V यहाँ पे कैंसिल, और अंदर वाला टर्म यहाँ पे देखो सेम सेम आ जाएगा। तो ये हो गया फॉर 3 कैपेसिटर, n नंबर ऑफ लेना है तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो n नंबर के लिए ले लिया। और अगर टोटल मान लो सारे के सारे कैपेसिटर इक्वल हो तो फिर कुछ करके फायदा ही नहीं, यहाँ पे n ले लो, जितने भी रहेंगे सबका इक्वल ही है ना, तो C ऐसा आ जाएगा, इक्वल ही रहेंगे। तो टोटल कितने ऐड किए आपने, तो n टाइम्स ऑफ C आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन के लिए हो गया, इतना आसान सा था, बस यही चीज को आपको समझना था। चलो अब हम एक चीज यहाँ पे समझेंगे, अब कैपेसिटेंस समझ चुके हैं, पैरेलल में कनेक्ट करके, सीरीज में कनेक्ट करके ऐसा समझ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज और जान लो कि अब आपको यहाँ पे एक चीज बतानी है कि दोनों को देख लो अच्छे से। पहले ये हो गया अपना सीरीज के लिए और ये वाला यहाँ पे हो गया अपना पैरेलल के लिए। जरा मुझे बताओ कैपेसिटेंस पैरेलल में ज्यादा है कि सीरीज में ज्यादा है? सिंपल सी बात है भाई कि सीरीज में कम है कैपेसिटेंस, बिकॉज यहाँ पे 1 में वैल्यूज है, और यहाँ पे क्या है अपना पूरा जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो पैरेलल है। तो पैरेलल में मैक्सिमम कैपेसिटेंस होता है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, बिकॉज डायरेक्टली एडिशन होता है उसमें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, ठीक है अच्छे से, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक हमको अभी नहीं डालना है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमको देखना है। क्या देखना है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमको पता करना है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 थिन कंडक्टिंग प्लेन्स, ये आपको पता ही है कि इतना, ठीक है। यहाँ पे है ऑफ एरिया, उनका जो प्लेट्स का उनका एरिया A है, दोनों प्लेट्स बाय सुटेबल डिस्टेंस D से सेपरेट हो रहे हैं। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम लाइक पेपर, एयर और माइका, इससे हम लोग इसे सेपरेट कर सकते हैं। वन ऑफ द प्लेट इज इंसुलेटेड एंड अदर इज अर्थ, ठीक है। दूसरे को अर्थ करूंगा तभी तो बैलेंस हो रहा था ना, वो आपको पता है ना। तो कैपेसिटर में ये अर्थिंग कर जरूर देना, कभी भी अगर आपको कैपेसिटर का डायग्राम बनाने बोला तो 2 प्लेट बनाने का, एक साइड पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे देख लो एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, और दूसरे साइड यहाँ पे अर्थिंग, ये अर्थ के लिए अर्थ अटैच जरूर करना वरना रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलो अभी ध्यान देना अच्छे से। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक बोला है, पैरेलल प्लेट का यहाँ पे कैपेसिटर निकालो, कैपेसिटेंस निकालो, बट बीच में यहाँ पे कोई भी, अंदर यहाँ पे कोई भी अपने को डाइलेक्ट्रिक नहीं डालना है। तो क्या करोगे, कैसे, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, अब समझना है। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए फिर हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो इन आउटर रीजन, बाहर की रीजन के लिए, अंदर तो देखो पॉजिटिव निगेटिव है, अंदर तो पॉजिटिव निगेटिव है, बाहर का रहेगा। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो हमको पता ही है, वैसे भी देख लेते हैं चलो। तो जब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज प्लेट कैंसल आउट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये अंदर ही अंदर तो कंबाइन हो जाएंगे, अंदर ही अंदर कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, अंदर ही अंदर। बट बाहर जो चार्जेस रहेगा ना, बाहर के चार्जेस को ये कैंसल करते हैं। जब ये बाहर के चार्ज को कैंसल करेंगे, यानी कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको 0 बना देंगे। तो यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं होता है, इसका मतलब जब उसमें कोई फील्ड ही नहीं है तो कहने का मतलब है क्या है कि जो नेट फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस बात पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू E1 प्लस E2 रहेगा ना। पहले वाले के लिए E1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए E2 हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल पूछूं तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है भाई, मैं ऐड कर देता हूं, आपकी बोलना बात, ठीक है। तो बट E1 यहाँ पे ये E2 ऐसा ऐड कर दिया। ओके अभी इस चीज को आपको समझना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अभी देखो जो पहला प्लेट था उसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी कितनी थी, तो मैं कहूंगा सिग्मा थी, क्योंकि सिग्मा इज दी चार्ज डेंसिटी ऑन दी प्लेट, ठीक है। तो E क्या हो जाएगा, फिर इसका एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है कि परमिटिविटी होती है, ये परमिटिविटी होती है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। चैप्टर की स्टार्टिंग में ये सारी चीजें हमने यूज की हैं अच्छे से, जब हमने गॉसियन सरफेस वगैरह पढ़ा था। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इस तरह कुछ आपको एक चीज मिल जाएगी। ओके तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर होगी, इंटेंसिटी होगी, तो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 के लिए भी वैसे ही रहेगा, E2 के लिए भी वही रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज चार्ज की डेंसिटी जो दोनों में, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा ना, यानी कि वैल्यू फिक्स है, सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इसके लिए मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन है और E2 के लिए यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के वजह से अब यहाँ पे ध्यान देना, तो पहले के लिए तो E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, प्लस किया जो यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे, ठीक है। बट E2 क्या रहेगा, निगेटिव, बिकॉज डायरेक्शन इज द अपोजिट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों कैंसिल करोगे तो E इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यही चीज ऊपर बोल रहा था मैं कि एक दूसरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे और जो भी
भी चार्जेस रहेंगे प्लेट के ऊपर, ये चार्जेस जो प्लेट के ऊपर है ये एक दूसरे को बाहर के फील्ड के लिए कैंसल आउट करते हैं। यानी क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनका डायरेक्शन जो है ये E1 और E2 का, ये दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, अलग अलग है, पॉजिटिव निगेटिव है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव चीज को आप ऐड करते हो तो वो जीरो हो जाता है कट के। समझा कि नहीं अच्छे से? मान लो आपके सामने +4 है और इसको ऐड कर रहे हो -4 से, तो वैल्यू तो सेम है लेकिन कट के क्या देगा, जीरो देगा ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। बट इनर साइड के लिए, अंदर के लिए देखते हैं, अभी यहाँ के लिए देखेंगे इनर साइड के लिए। इनर साइड के लिए क्या होगा, दोनों ऐड होंगे ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी है, तो यहाँ पे ऐड होंगे, ऐड अप होंगे। जब ऐड होंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का 2 कैंसिल होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, डेंसिटी कितनी होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होता है ना सिग्मा, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया लगा दिया तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझा? तो E की वैल्यू कितनी मिल गई फॉर इनसाइड, अंदर के लिए, जो कैपेसिटर के अंदर है, तो कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टोर हुई, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इतनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ E इज फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव, ये हमको भी मालूम है। ठीक है, जो V होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमको चाहिए, यानी कि जो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के बीच का, हमको मालूम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग को एक रिलेशन पता है ना, V इक्वल टू ED होता है, V इक्वल टू ED, ये हमको रिलेशन मालूम है। ठीक है, D क्या है, अपना डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, और जो V क्या है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, और E क्या है, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यहाँ पे E क्या देख रखा है, ये E इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बीच का। ठीक है, तो डिस्टेंस V इज इक्वल टू E इंटू D, ये एक रिलेशन मिलता है, ये बात ध्यान रखना। जहाँ पे D क्या होता है, D होता है अपना डिस्टेंस, E क्या होता है बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या होता है दोनों प्लेट V1 एंड यहाँ पे V2, इन दोनों का यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, V है। तो यहाँ पे अपने को एक ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, V इक्वल टू ED जिसे हम रिलेशन कहते हैं, तो V इक्वल टू ED ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू निकालूं तो अपने को कुछ ये मिलेगा ना, E की वैल्यू E इक्वल टू V अपॉन D। ठीक है, तो अभी जो अपने को यहाँ पे रिलेशन मिला था, यहाँ पे जो अपने को रिलेशन मिला E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो इस E के जगह में हम लोग अगर V अपॉन D पुट कर दें, क्या पुट कर दें अगर हम लोग E के जगह में, E के जगह में ध्यान देना अच्छे से, V अपॉन D अगर हम लोग पुट करें तो Q A एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग आगे अभी अगर सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे अच्छे से आपको समझना है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q D ऊपर जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट इस तरह कुछ मिल जाएगा ना। तो V अपने को मिल गया है। ठीक है, अब चाहिए क्या, कैपेसिटेंस चाहिए, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, एक कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। तो Q अपॉन V के जगह में क्या लिखोगे, QD A एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो Q और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर और QD नीचे। ठीक है, इस तरह कुछ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, Q से Q कैंसल, क्या वैल्यू मिलेगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज योर कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस अपने को ये मिला। ठीक है, तो इस तरह आपको सारी चीजों को समझना है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी से इंपॉर्टेंट थी और ये इजी भी है, इन्हें आप अच्छे से समझ सकते हो। चलो अभी समझेंगे विद कैपेसिटेंस के लिए। विद, जब हम लोग अंदर, मतलब विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, यानी कि अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डालेंगे और फिर उससे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे एक स्लैब डाल दिया जिसका जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो T है, और जो यहाँ पे प्लेट थे, इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस था वो D था। इस बात पे फोकस रखना। और जो प्लेट अपने पास था, इन दोनों प्लेट में प्लस Q माइनस Q चार्जेस हैं। जो अपने पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है उसके पास भी भाई पोल तो रहेगा ना, पोलैरिटी तो क्रिएट होती है ना, अभी तो हमको पता है। तो एक साइड में पॉजिटिव निगेटिव इस तरह कुछ यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। वाई ऐसी, बिकॉज अगर प्लेट में यहाँ पे प्लस है तो उसके बगल में ऑब्वियस सी बात है कि माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो ये पोलराइजेशन होता है ना, तो ये बात ध्यान रखना। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, एक साइड से हमने अर्थिंग कर दी, ये भी हमको पता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके, चलो ध्यान देना। तो मान लो, कंसीडर करो, पहली बात पहले कंसीडर करो कि जब हमने स्लैब नहीं डाला है तो उसके लिए हमने कैपेसिटेंस C नॉट ले लिया, A एप्सिलॉन नॉट D आ रहा था। जब हमने कैपेसिटेंस नहीं डाला था, अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, मान लो, तो कितना आ रहा था, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D आ रहा था ना। इसका मतलब क्या है कि उसको इस वाले थ्योरम में हमने क्या ले लिया, C
सी नॉट ले लिया, जिससे कि हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, तो सी नॉट ले लिया। यानी कि कंसिडर करो कि ई नॉट क्या है, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी नॉट क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर पुटिंग द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा ई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई नॉट आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इस तरह कुछ अपने को मिल जाएगा। ओके, चलो नाउ अगर अब हम यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देते हैं विद द थिकनेस टी, उसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और टी डी की वैल्यू से बहुत छोटा है, डी देखो ना कितना बड़ा है और टी देखो कितना छोटा है, तो वो सिंपल सी बात है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कैपेसिटर। तो देन क्या होगा, देन ईपी, यहाँ पे जो ई नॉट था अब हम उसको ईपी से दिखाएंगे, बिकॉज अब हमने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है। तो ईपी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, फिर क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इस तरह मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ए एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे क्यू पी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये हमको सारा फॉर्मूला तो पता ही है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन ए होता है, तो उसकी जगह में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व हो जाता है इस तरह कुछ, ठीक है, तो ये आपको मालूम है। नाउ नेट फील्ड इज रिड्यूस्ड इनसाइड, कितना, अभी देखो रिड्यूस होगा ना, वाई, अब देखो कौन सी बात आ गई, रिडक्शन इन फील्ड। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और बीच में एक स्लैब, स्लैब यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ पे कुछ इस तरह डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, तो यहाँ पे, और ये मेन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना मेन वाला, यानी कि जिसे टोटल कहते हैं, तो वो ई नॉट था, यानी विदाउट इलेक्ट्रिक स्लैब वाला था ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे स्लैब डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हुई, माइनस प्लस इस तरह कुछ होगा ना, माइनस प्लस, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, आप समझ सकते हो इस चीज को कैसे हो रहा है, अलाइक चार्जेस ना, इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या क्रिएट होगा, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक फील्ड क्रिएट होगा जो कि अपोजिट काम करता है, किसके अपोजिट काम करता है, ई, यानी जो अपना ई नॉट था उसके अपोजिट काम करता है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ये अपोजिट काम करता है, ठीक है, बात ध्यान रखना अच्छे से। इसको मैंने ईपी मान लिया, जब हमने स्लैब डाला तो उसके अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा था ना, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो उसको मैंने ईपी ले लिया, और स्टार्टिंग में जो मैंने डाला था, अप्लाई किया था, वो ई नॉट था, जब हमने स्लैब यूज नहीं किया था डाइलेक्ट्रिक वाला, तो वो ई नॉट था, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा वही हमको यहाँ पे जानना है। तो मान लो कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस, ई नॉट टोटल था, और ईपी क्या है, जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद यूज हुआ, तो दोनों में से कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, इस तरह अपने को कुछ यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर 1 आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग इसको, कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो K है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, कांस्टेंट, जो कि वो स्लैब की कॉन्स्टेंटली को दिखाती है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना अच्छे से। और इसका एक रिलेशन 11th में पढ़ा था कि ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी, ये K इस तरह कुछ रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। और अभी हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा समझना अच्छे से। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, अभी हमने ये पढ़ा, और हमको ई नॉट माइनस ईपी का एक रिलेशन मिलता है, कौन सा रिलेशन मिलता है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई नॉट माइनस ईपी, ये रिलेशन कैसे मिलता है, यहाँ पे ध्यान दो, ई नॉट अपॉन ई नॉट यहाँ पे माइनस ईपी इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट। अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू निकालूं ई नॉट माइनस ईपी, तो क्या मिलेगा मुझे, के, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन के, इस तरह कुछ वैल्यू आ जाएगी। देखो जरा मैंने वही वैल्यू निकाली क्या, तो ई नॉट और ईपी की वैल्यू मुझे मिल गई, तो जब मुझे ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, ई अपॉन के, तो ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू जब मुझे मिली है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई नॉट अपॉन के। आप इसको समझ रहा होगा, ई की वैल्यू क्या मिल गई, ई नॉट अपॉन के मिल गया, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये इस तरह कुछ फ्रॉम इक्वेशन नंबर अपने को आ गया, ठीक है। चलो ई इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ध्यान देना, E इज इक्वल टू, देन फिर आगे क्या कर सकते हो आप लोग, तो ई नॉट अपॉन के है ना ये, तो E की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, E की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, कहां पे आप लोग पुट कर सकते हो, देखो यहाँ पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, आपने ये वैल्यू लाई है, ठीक है। तो E नॉट की जगह में आप उस वैल्यू को डालो और उसका आंसर निकाल लो, ठीक है। तो E नॉट की जगह में आपने यहाँ पे K की वैल्यू डालो, ये वाली इक्वेशन में Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वैल्यू जैसे आप लोग पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपको वैल्यू मिलेगी, और Q की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो यहाँ से, इस तरह कुछ, ठीक है। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी, जो कि बहुत ही इजी थी। देखो कैसे, यहाँ से कैसे आया मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो Q E इज इक्वल टू, और E नॉट है ना यहाँ पे, तो E नॉट की वैल्यू यहाँ से उठाओ ना, कहाँ गया E नॉट, देखो यहाँ पे, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है यहाँ पे,
ठीक है। तो क्या आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है और अपॉन में K है, आगे सॉल्व करोगे ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो Q अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट K, देखो जरा यही वैल्यू यहाँ पे है क्या, यही लिखा है क्या यहाँ पे, ठीक है, यस मिल गया। और वहां से Q यानी चार्ज निकाल लिया तो देखो ए के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, इस तरह कुछ मिल गया अच्छे से। तो यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जो ईपी है वो एग्जिस्ट करेगा ओवर डिस्टेंस टी के लिए, टी के लिए एग्जिस्ट करेगी, हमको पता है, क्योंकि ओनली एंड ओनली ये टी के लिए ही अपना जो यहाँ पे ईपी देके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये ईपी होता है। और जो ई नॉट है अपना, ई जो हमने यहाँ पे लिया था, कहाँ गया देखो ई नॉट, ये टोटल वाला, ये टोटल वाला क्या रहेगा, ये टोटल आउटसाइड दोनों प्लेट्स के लिए, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझना अच्छे से, दोनों प्लेट्स के लिए। तो जो ईपी था वो टी तक की उसकी लिमिट है, और ई नॉट कितना रहेगा, देखो ध्यान से, बीच में ये देखो टोटल डिस्टेंस डी है और बीच में जो चीज डाला है डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसका कितना है, टी है, उसका टी है। यानी कि जो ये प्लेट के बीच का है, प्लेट के बीच का, उसको मैं क्या कह सकता हूं कि डी में से टी को माइनस कर दूं, अगर डी में से टी को माइनस कर दूं, ये डी में से टी को माइनस कर दूं तो ये प्लेट्स के बीच का अपने को डिस्टेंस मिलेगा ना, ठीक है। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डाला है उसका डिस्टेंस कितना है, टी है। तो ई नॉट क्या है अपना डी माइनस टी के लिए, और ईपी क्या है अपना ओनली टी के लिए, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कितना है, ईपी है, और टोटल कितना है यहाँ पे ई नॉट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसके पहले देखो यहाँ पे ई बता के रखा है और ईपी अंदर वाले के लिए है, ठीक है, इस बात को फोकस रखना। चलो तो आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ पे आगे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस चीज को समझो ना अच्छे से। तो ये रिलेशन आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, V इक्वल टू ई डी, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि V इज इक्वल टू, ध्यान देना अच्छे से, दोनों प्लेट के बीच का, ये हो गया प्लेट के बीच का, अच्छे से ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों प्लेट है, प्लेट के लिए, और प्लस ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके लिए, तो प्लेट वाले के लिए क्या हो जाएगा, E तो अपना ई नॉट है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता है ना डी, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या है, डी माइनस टी है, प्लस एस वाले के लिए कितना हो जाएगा, E इंटू टी। ई तो अपना आपको पता है कि ई क्या है, अपना नॉर्मल कंडीशन है वो ई, ठीक है, तो वो आपको ई इंटू टी मिल जाएगा, इस तरह कुछ रिलेशन मिल जाएगा। चलो ई नॉट डी माइनस टी रहने दो वैसे ही, और ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू आपको याद रखना है, ई की वैल्यू ई नॉट अपॉन के होती है, किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू ई नॉट के अपॉन, यहाँ पे देख लो अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, ये लो आपकी अभी आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट अपॉन के होती है, यहाँ से अभी मिला अपने को, तो यहाँ पे देखो पुट कर दिया अच्छे से, सारी वैल्यू को बस लाइन बाय लाइन पुट करते जाना है। फिर ई नॉट देखो कॉमन ले लूंगा ऊपर से, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के मिल गया। फिर ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या है कि जब अपना स्लैब नहीं डाला था तब की बात चल रही है, यहाँ पे वो ई नॉट है, ठीक है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो प्लेट्स के बीच का टोटल वो होता है ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे डी माइनस टू और टी अपॉन के मिल गया। कैपेसिटेंस कितना होगा, तो V मिल गया है ना, इस V को इस फॉर्मूले में पुट करो, C इक्वल टू Q अपॉन V कैपेसिटेंस होता है, Q ऊपर रहेगा, और नीचे देखो यहाँ पे जरा V की वैल्यू सारी पुट कर दी है मैंने। जब V की वैल्यू मैंने सारी पुट की, यहाँ पे Q ऊपर है, नीचे भी Q है, कट जाएगा, और ऊपर यहाँ पे ये आपको एक रिलेशन मिलेगा। एक बार जरा सॉल्व करके देखना, आपको ऑटोमेटिक ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो अपने को फाइनली कैपेसिटेंस क्या मिल गया, अपने को फाइनली कैपेसिटेंस मिला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये अपने को यहाँ पे एक रिलेशन मिला है, ठीक है, कैपेसिटेंस मिला है, ठीक है। चलो, और ये इसमें से डी और टी क्या है, ये दो प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, बीच में जो गैप डाला, इस गैप का जो अपना लेंथ है वो टी है, जो गैप का लेंथ है ये टी है, ठीक है। जो ई नॉट है ये टोटल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो अपना ईपी देके रखा है, ये ईपी अंदर देके रखा है, ये टोटल स्लैब का है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह हमको कुछ यहाँ पे सॉल्व करना है, और ए क्या है, एरिया है दोनों स्लैब का, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है। तो चलो ये चीज आपको समझ गई है। चलो केस 1 देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लो केस में अगर मान लो डी और टी की वैल्यू सेम, मान लो यहाँ पे प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस डी होता है, इस तरह कुछ डी डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्लैब डाला, और वो स्लैब दोनों प्लेट से चिपक के है, ठीक है, इस तरह को चिपका के, यानी स्लैब से चिपका के डाला, तो दोनों का जो टी रहेगा वो भी टी भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना, यानी डी इज इक्वल टू टी हो गया। तो अगर ऐसा है तो अपने को कैपेसिटेंस यही मिला था ना, तो इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डी और टी को पुट कर दो। जब डी और टी को पुट करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह, टी की जगह में डी आ जाएगा, यहाँ पे कुछ तरह ये आ जाएगा, तो टी और डी कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसको अच्छे से याद रखना अच्छे से। डी अपॉन के यहाँ पे मिलेगा, और सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ये अपने को कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे C इज इक्वल टू जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो D है और इंटू ये K है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है कि नहीं है,
ये जब कांस्टेंट है तो इसको भी मैं यहाँ पे सी नॉट ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, और ये सी आ गया, ये सी नॉट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना अच्छे से, कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज ये जो यहाँ पे अपना ये प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी था, और ऊपर का जो स्लैब डाला वो जिसका डिस्टेंस टी होता है वो भी एकदम इक्वल ही है, तो वैल्यू तो कांस्टेंट यानी ना, क्योंकि एरिया भी कांस्टेंट रहेगा दोनों प्लेट्स के बीच का। जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो अपना वैक्यूम है, यहाँ पे जो भी परमिटिविटी होती है तो उसका भी यहाँ पे इससे कांस्टेंट रहेगा, और डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी अपने को यहाँ पे कैपेसिटेंस मिला तो क्या रहेगा, सी नॉट रहेगा, और ये क्या है, के तो अपना वैल्यू ही है, और ये सी इक्वल टू सी नॉट एक रिलेशन मिल गया, तो यहाँ से ये रिलेशन एक मिल गया, और चाहो तो आप लोग ये रिलेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन सारे मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, इन्हें अच्छे से आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से हमने इसका अरेंजमेंट भी किया है और इसे अच्छे से हमको समझ के लेना भी है। ओके चलो, तो मान लो आपके सामने यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, और सर्किट में से आप आईसी करंट यानी कंडक्शन करंट जो होता है, नॉर्मल करंट आप लोग यहाँ पे सोर्स रखे हो, डीसी करंट पास कर रहे हो और यहाँ पे करंट पास करा रहे हो, तो ये और इसी के बीच में एक यहाँ पे दो चार्जेस रख लिया है आपने, दो चार्जेस रख लिया है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेट के साथ, और बीच में हमने एक स्लैब भी डाल के रखा है। तो जब यहाँ से आईसी जो अपना करंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू पास होता है तो ये आगे जाएगा, बट जब यहाँ पे आएगा इस प्लेट के पास तो यहाँ पे तो करंट इलेक्ट्रॉन्स तो पास ही नहीं होते ना, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पास होते हैं, वो पास नहीं होते वहाँ से, बस वहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पास बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान देना अच्छे से, तो दो यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसे प्लेट है, ये प्लेट P1 P2 यहाँ पे सपोज लगा है P1 P2, इसके बीच में एक स्लैब भी डाल के रखा है, कुछ इस तरह ये स्लैब डाल के रखा है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसी कुछ कनेक्टिविटी है। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ इस तरह पास होके आएगा तो ये प्लेट P1 से P2 तक कैसे जाएगा और फिर आगे कैसे पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं और इसी डिस्प्लेसमेंट के वजह से यानी प्लेट P1 और P2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो कंडक्शन होता नहीं इलेक्ट्रॉन का बिटवीन दी टू प्लेट्स, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का कोई कंडक्शन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे तो चार्जेस होते हैं और पोलराइजेशन अंदर होता है डायलेक्ट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय आईडी, और आईसी क्या था, अपना कंडक्शन करंट जो नॉर्मल सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब हमने किया क्या है कि जस्ट एक सर्किट बनाई है और उस सर्किट के बीच में एक प्लेट ला दिया है, प्लेट, और उस प्लेट के बीच में यहाँ पे हमने कुछ इस तरह यहाँ पे बीच में कैपेसिटर जैसा कुछ क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और वहाँ पे सर्किट भी ला दिया है। इस चीज़ को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को समझो। और उसी अब जब करंट पास होगा तो करंट तो अभी जब जहाँ पे अपना ये कैपेसिटर है, डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक लगा के रखा है दो प्लेट्स, वहां पर से इलेक्ट्रॉन तो पास नहीं होंगे सर्किट के थ्रू, तो क्या होगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा करंट का, मतलब जो भी करंट होगा यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में अपने करंट का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। और सी क्या है, उसका कैपेसिटेंस है, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों प्लेट्स के चार्जेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसी करंट को हम आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और आईसी क्या है, ये अपना कंडक्शन करंट है, इस बात को अच्छे से समझना। चलो, तो इसी का हम लोग थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं और बाकी चीजें वही वहां पे लिखी थी। अभी हमने रिजोल्व किया था, सॉल्व किया था कि Q इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट ई आता है, ये चार्ज होता है टोटल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। जब हम लोग इस Q इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट ई को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी क्यू अपॉन डी टी, और ए के एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, तो अंदर क्या हो जाएगा, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ई है और अंदर यहाँ पे ये देखो, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया, अभी तो आपको डेरिवेटिव आता ही है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। चलो आगे बढ़ेंगे, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट नंबर, तो डी ई अपॉन डी टी अपॉन यहाँ पे आ जाएगा, और ए के ए क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसके लिए। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो थोड़ा डेरिवेटिव में, जो डी होता है ना और अपॉन डी टी, ये डी टी शो करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, यानी टाइम के वजह से क्या चेंज हुआ। तो अगर मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, अगर मैंने ई लिख दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीजें होती हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये चार्ज हो गया ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, क्या कहते हैं, करंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो आईसी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, यानी डी क्यू अपॉन डी टी की जगह में आईसी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, जो चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था जो सर्किट में,
इस तरह यहाँ से कुछ जा रहे थे, यहाँ पे बीच में प्लेट था इस तरह कुछ यहाँ से, तो जो यहाँ पे आईसी इस तरह जा रहा था, ये आईसी चार्ज की वजह से हो रहा था, तो आईसी आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। और ए के एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा रहेगा ही रहेगा, इस बात को अच्छे से समझ के रखना। नाउ अभी जब यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, आईसी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी मिल गया ना, तो डी ई अपॉन डी टी क्या आया, डी ई अपॉन डी टी यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या मिलेगा, आईसी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को अपॉन में लाऊंगा इसके, समझा कि नहीं, ऐसा अपॉन में करके लाऊंगा, ठीक है, तो यही मिलेगा ना। और ए के एप्सिलॉन नॉट क्या, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो ए के एप्सिलॉन नॉट है, ए के एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है अपनी, इस बात को फोकस रखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, जब ये कांस्टेंट है तो उसको मैंने साइड में कर दिया, और डीई अपॉन dt क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईसी, समझा कि नहीं अच्छे से, ये चीज अपने को एक रिलेशन मिला। और इस रिलेशन का मीनिंग क्या है, ये जो यहाँ पे रिलेशन मिला अपने को, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, अपने आईसी को, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आईसी इंक्रीज होगा तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे स्लैब के बीच में यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा था, ये भी इंक्रीज होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी और कंडक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ज्यादा पास होगी, ठीक है। यानी कि जो करंट होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे फील्ड इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो पता है ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो ये चीज अच्छे से आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या है, जो डीई अपॉन डी टी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज तभी होगा जब हमारा आईसी यानी कि जो अपना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ये इंक्रीज होगा तब, तो इस चीज को अच्छे से फोकस रखना। तो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर की है, ठीक है। तो हमको पता है कि कैपेसिटर क्या होता है, ये डिवाइस स्टोर एनर्जी करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, और ये नॉर्मली चार्जिंग कैपेसिटर होता है, मींस ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द अदर, ये काम करता है, यानी कि दो प्लेट है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज को ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट करवाता है चार्जेस का। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, यही करता है अपना ये यहाँ पे जो चार्जेस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ओके। तो इसी की वजह से यहाँ पे कुछ ये एनर्जी भी स्टोर करता है, ये कैसे कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये हमको समझना है। तो कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, किसी भी कैपेसिटर को समझो, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, और यहाँ पे ये वोल्टेज है जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, डीसी सोर्स जिसे कह सकते हो, डीसी इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स होता है वी, ठीक है, वी वोल्ट का यहाँ पे अपने को जो अपना पोटेंशियल है प्रोड्यूस कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब हम चार्ज करते हैं किसी भी चीज को, लेट क्यू डैश बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो वी है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और क्यू डैश जो चार्ज है वो पास हो रहा है इन दोनों प्लेट से, ओके। तो टोटल जो पोटेंशियल यहाँ पे अपना जो कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन वी आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, a small amount of work is done if small charge dq is further transfer between the plates। सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स कोई भी आप लोग उठा के रख लो, कोई भी दो प्लेट्स आपके सामने आ जाए, और उन दोनों प्लेट्स में ध्यान दो अच्छे से, वो दो प्लेट्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो भाई वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कोई भी ट्रांसफर हो, चाहे बड़ा चाहे छोटा, वो डिस्प्लेसमेंट तो करेगा ना, और अगर चल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वर्क भी परफॉर्म करेगा। ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। तो यानी कि वर्क कितना हो रहा है, वर्क उतना ही होगा जितना कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा, समझा कि नहीं अच्छे से, जितना चार्ज का पोटेंशियल होगा। तो dw इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल इनटू चार्ज, यही अपना हो जाएगा वर्क डन। dw क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो dw कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना चार्ज का पोटेंशियल होगा और जितना खुद चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, ये इसका टोटल वर्क डन बन जाएगा। और v की वैल्यू यहाँ से अपने को कितनी मिलेगी, तो v की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, q अपॉन c मिल जाएगी, q अपॉन c इंटू डी क्यू अपने को आ गया। ये चीज छोटे से चार्ज के लिए बात कर रहा हूं मैं, मान लो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जा रहे हैं, ऐसे मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूँ अभी, फिर सभी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो सभी की चार्ज के लिए मिल जाएगा। ध्यान देना, वर्क डन फाइंड करना है अपने को, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई भी चार्ज क्या, अगर कोई भी डिवाइस है, आपको देखना है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो अभी ध्यान दो, उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड है मतलब वही उसका पोटेंशियल है,
पोटेंशियल फाइंड करना, और हम लोग को पता है कि पोटेंशियल वर्क के इक्वल होता है। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है, जितना कोई भी चार्ज वर्क परफॉर्म करता है उतना ही उसका पोटेंशियल होता है और उतनी ही एनर्जी को स्टोर करेगा कोई भी कैपेसिटर, इस तरह कुछ, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो वर्क डन अगर मिल गया मतलब पोटेंशियल मिल जाएगा और उतनी ही एनर्जी वो स्टोर करेगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, अभी DW क्या था अपना, DW क्या मिला, Q डैश अपॉन C इंटू DQ मिला ना। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए था, छोटा स्मॉल अमाउंट चार्ज Q डैश। तो अपने को टोटल चाहिए ना, तो टोटल के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन कैलकुलस में मैथ्स 2 में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने में अगर आपके सामने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, इनको एक ही बार में इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको एक ही बार में बड़ा सा क्यू मिल जाएगा, सभी का वैल्यू मिल जाएगा। एक ही बार में सभी की वैल्यू आप इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, मैंने यहाँ पे 0 से लेके क्यू तक की वैल्यू को, यानी कि एक भी चार्ज से जब नहीं था वहां से लेके जितने टोटल चार्ज हैं सभी के लिए क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू, इसको क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करूंगा तो सी जो होगा ये कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर के बीच में, दो प्लेट के बीच में जो सी था ये तो कांस्टेंट रहेगा, साइड ले लिया इसको, और अंदर क्या आएगा क्यू अपॉन यहाँ पे जो ये 0 है और क्यू डैश डी क्यू ऐसा अपने को मिल जाएगा। क्यू डैश डी क्यू को अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से फॉर्मुलेट करेंगे। तो एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो क्यू डैश का क्या हो जाएगा, तो क्यू डैश का क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया कि नहीं मिल गया, क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर उसका 2 भी कांस्टेंट तो साइड में ले लो, 1/2 साइड में। और हम लोग ने अच्छे से देखा था, क्या देखा था कि अगर मान लो x है और इसके यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ से 1 और ये ऊपर 2 है, तो कैसे पुट करेंगे, 2 - 1, पहले 2 पुट करो फिर माइनस करो फिर इस 1 को पुट करके यहाँ ला दो, ऐसा, ठीक है। तो ये हम लोग को मालूम है इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो जब ये q पहले पुट करूंगा किसमें, q डैश में, तो यहाँ पे q स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 पुट करूंगा तो 0 वाला यहाँ पे जो माइनस था यहाँ पे ऐसा माइनस करके 0 बन जाएगा ना, तो आगे क्या मिलेगा, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यही चीज मिल जाएगी अपने को। तो टोटल वर्क डन कितना मिला, टोटल वर्क डन, ध्यान देना अच्छे से, टोटल वर्क डन 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, अपने को ये टोटल वर्क डन मिला। बट हम लोग को पता है ना कि हम लोग पोटेंशियल यू से दिखाते हैं, तो हम लोग इसको यू ले लेंगे, यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। हमने ना ऑलरेडी देखा था कि भाई पोटेंशियल को हम यू से दिखाते हैं और पोटेंशियल उतना ही होता है जितना टोटल चार्जेस वर्क करते हैं, तो वर्क करते हैं तो इस तरह हमको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और हम लोग को पता है कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग सी की जगह में क्यू अपॉन वी जब पुट करेंगे, इस सी की जगह में क्यू अपॉन वी पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी है और क्यू अपॉन वी हो जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरह कुछ मिल जाएगा और आगे और सॉल्व करोगे जब इसे आप, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर ऊपर है ये, नीचे भी क्यू और ऊपर वी चला जाएगा। एक बार इसे काटोगे तो आगे क्या मिलेगा आपको, क्यू वी, एक तरीके से ये मिल गया, क्यू वी मिल जाएगा, देखो यहाँ पे QV वाला मिल गया, और आप चाहो तो CV वाला, यही चीज वैल्यू पुट करो और आप यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करके भी ला सकते हो। तो एक बार यहाँ पे Q की जगह में पुट करो यही फॉर्मूले से, और एक बार यहाँ पे C की जगह में पुट करो यही फॉर्मूले से, आपको एक बार ये मिलेगा एक बार ये मिलेगा, दोनों इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक बार आपको देखो CV मिल रहा है, एक बार आपको देखो CV मिल रहा है, और एक बार CV मिल रहा है, एक बार QB मिल रहा है। तो कभी भी अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में कभी CV QB कुछ भी दिया रहेगा तो इस तरह आप निकाल सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार Q की जगह में वैल्यू यहाँ से निकालो और यहाँ से C की जगह में भी यहीं से निकालो, ठीक है। जब C की जगह में पुट करोगे तो Q अपॉन V डालोगे, और जब Q के जगह में डालोगे तो C इंटू V डालोगे, ठीक है, C इंटू V डालोगे, C इंटू V डालोगे। इस तरह आपको यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है, ओके। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फॉर्मूले से हमने सारी चीज़ों को निकाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ओके। इसे अच्छे से याद रखो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोटा सा कंसेप्ट और है, वेन डी ग्राफ जनरेटर। 100% एग्जाम में आता है, 2015, 2016, 2017 कंटिन्यूअस एग्जाम में 5 मार्क्स को पूछा है। कभी कभी इसका सीधा ये डायग्राम पूछता है 3 मार्क्स को, और इसका प्रिंसिपल और यूजेस। अब ध्यान देना वेन डी ग्राफ होता क्या है। वेन डी ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक डिवाइस को जनरेट किया था, और उन्होंने क्या किया था, इसे हम कहते हैं, ध्यान देना अच्छे से, इलेक्ट्रिकल एक्सीलरेटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीलरेटर, या फिर चार्ज एक्सीलरेटर भी आप कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर। यानी कि ये क्या करता है, चार्ज को एक्सीलरेट करने में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है कि हाई पोटेंशियल, बहुत ज्यादा जब आपको पोटेंशियल की जरूरत हो तो हाई पोटेंशियल को ये डेवलप करने में हेल्प करता है, हाई पोटेंशियल डेवलप करने में ये हेल्प करता है। इसके यूजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, कैरी ऑन दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर डिफरेंट एलिमेंट, प्रोड्यूसेस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये सारा इसका यहाँ पे यूजेस है। और प्रिंसिपल यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से,
देखो ये जो भी यहाँ पे लिखा है ना, आप इसको बस रीड कर लो, मैं इसके फंक्शन समझाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा। ध्यान देना, मैं प्रिंसिपल भी बताऊंगा अभी, 2 मिनट बस रुक जाओ, ठीक है। पहले समझते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को। ओके चलो ध्यान देना। तो आपके सामने एक यहाँ पे बैटरी है जिससे अपने को चार्ज मिलता है। ओके, फिर उसके बाद अभी बहुत ही अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक पोल है, एक ये पोल है, एक ये पोल है। ध्यान देना कैसे वर्किंग इसका बन रहा है। इस पोल से हमने यहाँ पे एक पट्टी जो होती है, जैसे आपने आटे जो होती है ना, मतलब चक्कियाँ होती हैं, वो पट्टे ऐसे यहाँ पे, ये पट्टे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इस तरह कुछ, यहाँ पे ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इसी पट्टे से हमने एक कॉम्ब अटैच किया है। क्या अटैच किया, कॉम्ब जो कंघियाँ होती है ना, कॉम्ब, ठीक है। इस तरह कुछ कॉम्ब अटैच किया है। ये कॉम्ब को अटैच हमने यहाँ पे बैटरी से कर दिया। किससे अटैच कर दिया, बैटरी से। कॉन्सेप्ट समझना, आपको सारी चीजें समझेंगी। और जो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो ऊपर का अटैचमेंट है, इससे बड़ा सा एक और अटैचमेंट हमने इसके ऊपर लगा के रखा है, अभी आपको समझा होगा। और यहाँ पर भी हमने एक कॉम्ब लगा रखा है। क्या लगा रखा है, कॉम्ब लगा रखा है। ये कॉम्ब को अटैच किया इस वाले सरफेस से, ऐसा कुछ यहाँ पे अटैचमेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, होता क्या है इस डिवाइस में, यहां से जो चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस यहां से रिलीज होते हैं। ये कॉम्ब क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस इस पट्टी में क्या करता है, रिलीज करता है। यहां पे इस तरह पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता है, और सारे पॉजिटिव चार्जेस इस वाले यहां पे पट्टे में आते हैं, छोटे वाले स्फीयर में। और इस स्फीयर से सारे के सारे चार्जेस यहां से ट्रांसफर होते हैं इस वाले कॉम्ब में, और ये कॉम्ब सारे चार्ज को ट्रांसफर कर देता है इस वाले पूरे स्फीयर में। और ये पूरा जो स्फीयर है, यहाँ पे डेवलप होता है हाई पोटेंशियल। कंटिन्यूअसली इस कॉम्ब से इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आते ही रहते हैं। समझा कि नहीं अच्छे से, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो इस तरह सारे के सारे चार्जेस कंटिन्यूअसली इस ऊपर वाले सरफेस एरिया में बढ़ते ही रहता है, इंक्रीमेंट होते ही रहता है। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल्स क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा। और ऐसा वेन डी ग्राफ ने इस वाले पूरे सरफेस को प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ के थ्रू अभी समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। ये है अपनी बैटरी, यहाँ पे देखो छोटा सा कॉम्ब लगा है, यहाँ भी एक छोटा सा कॉम्ब लगा है, यहाँ पे ये पुल्ले है। पुल्ले मतलब एक छोटी सी चीज जो कि अपने इस पट्टी जो यहाँ पे रखी हुई है, पट्टी है ना, ये पट्टी, इस पट्टी को यहाँ पे क्या करता है, मूव कराने में हेल्प करवाता है। फिर यहाँ से क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ से इस तरह यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जाएगा, ये कॉम्ब में आएगा, और कॉम्ब क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को इस पट्टी में, ये जो पट्टी है यहाँ पे, इस पट्टी में क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज कर देगा। ये पट्टी करती है ऊपर मूव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिलीज हुआ है। ये पट्टी मूव करती है, मूव करके जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के ऊपर। ये सरफेस में जब पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ये कॉम्ब क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एक कॉम्ब ट्रांसफर करेगा इस बड़े से, जो डी यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस में ट्रांसफर कर देगा। और देखो यहाँ पे कितना सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है, ये क्या जनरेट करता है, हाई पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए हेल्प होता है। किसके लिए, हाई पोटेंशियल। बहुत ज्यादा पोटेंशियल अगर आपको जनरेट करना है तो हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हाई पोटेंशियल हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये इसका इस तरह अभी वर्किंग मैंने बताया था। स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 2 पुले ऊपर है, 2 यहाँ एक नीचे है, उसके बीच में 2 एक पट्टियां बांधी है, यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी में यहाँ पे 2 कॉम्ब है। एक कॉम्ब का नाम क्या है, रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये दूसरा वाला कॉम्ब क्या है, यहाँ पे दूसरा वाला कॉम्ब क्या करता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है पूरे सरफेस में, ठीक है। क्योंकि एक कॉम्ब लेता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बैटरी से, और ट्रांसफर करता है पट्टी में। पट्टी ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर तक लेके जाती है, और ऊपर तक इलेक्ट्रॉन लेके जाने के बाद ट्रांसफर कर देती है कहाँ पे, ये वाले यहाँ पे जो ये सरफेस है यहाँ पे, और यहाँ पे हाई पोटेंशियल डेवलप होता है। समझा कि नहीं। तो ये वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग था। आपको ये जब तक 3D में नहीं देखोगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। बस आपको इमेजिन करना है कि हाँ चक्के जैसे कुछ पट्टी है, यहाँ पे एक कॉम्ब है, ये कॉम्ब इलेक्ट्रॉन को जो पॉजिटिव चार्ज है उनको ट्रांसफर करता है पट्टी में, पट्टी ऊपर तक लेके जाती है, फिर दूसरा कॉम्ब उनको रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद पूरे के पूरे जो बैटरी है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे कुछ इसकी स्टडी है, आपको ये जान के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, और यहाँ पे जो इसके प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के बारे में भी जान लो। तो ये एक ऐसा फेनोमेनन है ऑफ अ कोरोना डिस्चार्ज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। कोरोना मतलब ये नहीं कि जो अपना बैक्टीरिया है उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करने के लिए ये हेल्प करता है, जो चार्जेस होते हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए हेल्प करता है बिटवीन द शार्प पॉइंट्स। जो पॉइंट्स होती हैं, आप 3D में देखोगे इसको समझेगा, बट आपको बस यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टियां होती है यहाँ पे होलो कंडक्टर की होती है, अंदर कुछ होता नहीं, बस आउटर सरफेस होता है, अंदर पूरा होलो
कंडक्टर ही होता है इनके अंदर, बस ध्यान रखना अच्छे से। फिर उसके जो चार्जेस होते हैं वो कंटिन्यूअसली सप्लाई हम लोग करते हैं मेटालिक कंडक्टर में, कंटिन्यूअस चार्ज पॉजिटिव चार्ज देते रहते हैं और इसी चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो जाता है और हाई पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होता है। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आप सारा चीज़ को देख सकते हो कि P1 P2 क्या है, B क्या है, A क्या है, C क्या है, D क्या है। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी हैं। ये था वेन डायग्राफ जो कि 5 मार्क्स को पूछता है, डायग्राम पूछेगा या प्रिंसिपल और यूजेस पूछता है, तो याद रखना अच्छे से। उसमें कुछ मंत्र पढ़ना ही नहीं है, बहुत आसान सा था, बस इतना याद रखना है कि कॉम्ब है, एक कॉम्ब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देता है, पट्टी ऊपर लेके जाती है, यहाँ पे डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें से एक यहाँ पे कॉम्ब लगा होता है, इस कॉम्ब अटैच होता है बड़े से एक सरफेस में और यहाँ पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है, कॉम्ब लेके आता है सारे चार्जेस को और यहाँ पे हाई पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, तो यही है वेन डायग्राफ का पूरा जो भी थियरम। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग मुझसे नोट्स ले सकते हो कांटेक्ट करके, चाहे ईमेल करो चाहे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लो। ठीक है, और आपको जल्दी वीडियोस मिल जाएंगे, डोंट वरी। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हुआ कंप्लीट, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।